नमस्कार दोस्तों, मैं दीपा चौधरी आपका एक बार फिर से अपने प्लेटफॉर्म कॉम्पिटिटिव हिंदी क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आज का जो हमारा पेपर है वो पीजीटी 2021 का पेपर है। हिंदी का ये पेपर है हमारा। इसके 50 क्वेश्चन हम कल वाले क्लास में कर चुके हैं। आज जो हमारी स्टार्टिंग होगी वो 51 क्वेश्चन से होगी। देखिए, ये पेपर हमारा 18 जुलाई को 2021 में हुआ था। शिफ्ट 1 में ये पेपर हुआ और ये मेल वाला पेपर है। ठीक है, ये पेपर साइट पर तो नहीं था, फिर मुझे यहाँ पर मिला तो मैंने यहीं से कराना इसको ज़रूरी समझा। मैंने इसको स्किप नहीं किया और इसके व्याख्या सहित हमने ये क्वेश्चन किए थे। 50 क्वेश्चन इसके कंप्लीट हो चुके थे। आज की जो क्लास होगी वो हमारी 51 क्वेश्चन से होगी। अगर कोई स्टूडेंट आज ही पहली बार क्लास ले रहा है तो उनके लिए मैं बता दूं कि हमने 2018 के सारे सेट कर लिए हैं, टीजीटी और पीजीटी के। ये वाली क्लासेस आपको, और 2014 के भी हमारे हो गए हैं। 2014 भी हो गया है, 2021 के भी पीजीटी हो चुके हैं। ये लास्ट पेपर है हमारा। ठीक है, ये सारी क्लासेस आपको जो है वो DSSB टीजीटी पीजीटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के नाम से चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर सीक्वेंस में मिलेंगी। अगर आप नए हैं, चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली जो क्लासेस हैं वो आपको समय पर मिलती रहे। ठीक है, और क्लास आपको पसंद आ रही हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा इसको ज़रूर, और रेगुलर बनिए क्लास में। जब भी आपको एक पेपर करें, अगर आपका स्टार्टिंग है, जो बच्चे रेगुलर हैं उनको तो मैं बता चुकी हूँ कई बार ये चीज़ें, लेकिन जिनका आज पहली बार ये क्लास है मैं उनके लिए भी बता देती हूँ कि जब भी आप किसी भी पेपर को करने बैठे, मान लो आपने 18 के ही पेपर किए हैं, तो 18 के फिर आप यहाँ पर एक डेट, किस डेट का पेपर किया है, कौन सी शिफ्ट का पेपर किया है, वो चीज़ आप अपनी कॉपी में मेंशन कीजिएगा। क्योंकि एक 1 ईयर के अंतर्गत 1 एग्ज़ाम नहीं होता कि टीजीटी का आपका 18 में एक ही पेपर हुआ था। नहीं, टीजीटी के 18 में 6 सेट हुए थे। कितने हुए थे? 6 सेट हुए थे। और पीजीटी के कितने हुए थे? पीजीटी के 5 सेट यहाँ हुए थे। ठीक है, और इस बार भी यानी कि 2021 में भी जो है पीजीटी के हमारा ये 5 नंबर का सेट है, बाकी 4 तो कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, और इनके बाद हम जो पेपर करने वाले हैं वो हमारी फिर टीजीटी होगी 2021 की। तो इस तरीके से आपको डेट को मेंशन करना है, तभी आप सारे पेपर सेट कर पाएंगे। 1 घंटे की क्लास होती है ये, और इसमें आपको अपने लिए 1 घंटा निकालना ही होता है। अगर आपके पास 1 घंटे से कम समय हो, खुद के लिए भी आप नहीं निकाल पा रहे, तो आप ईयरफोन लगाकर स्पीड बढ़ाकर भी ये सारी क्लासेस हमारे काम को करते हुए सुन सकते हैं। ठीक है, तब भी आपकी काफ़ी पकड़ बन जाएगी क्वेश्चंस पर। चलिएगा देखते हैं हमारी क्लास को। क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, कहाँ करुणानिधि केशव सोए भारतेंदु की किस रचना की ये पंक्तियाँ हैं? तो ये पंक्तियाँ नील देवी से ली गई हैं। नाट्य कीर्ति देख लेते हैं भारतेंदु जी की। वैदिक हिंसा हिंसा न भवती, भारत दुर्दशा, सत्य हरिश्चंद्र, सत्य, श्री चंद्रावली, नील देवी और अंधेरी नगरी। इनकी कुछ काव्य कीर्तियाँ हैं, इनको भी देखते हैं। काव्य जो कीर्तियाँ हैं ये भक्त सर्वस्व, प्रेम मालिका, प्रेम माधुरी, विनय 50, प्रेम 50, फूलों का गुच्छा, प्रेम फुलवारी और कृष्ण चरित्र। क्वेश्चन 52, रत्नावली नाटक किस भाषा से हिंदी में अनुवादित हुआ है? तो ये जो नाटक है ये संस्कृत भाषा से हिंदी में अनुवादित हुआ है। किस भाषा से हुआ है? संस्कृत भाषा से हुआ है। राइट आंसर हमारा यहाँ संस्कृत बनेगा, क्योंकि ये जो नाटक है ये हर्ष का है, और हर्ष ने 3 ही नाटक लिखे थे संस्कृत में, जिनमें आते हैं हमारे रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका। ठीक है, ये याद रखेंगे। चलते हैं इसकी अगले क्वेश्चन पर। इसका तो मैंने बता दिया आपको। भारतेंदु जी के 17 नाटक थे, जिनमें से 8 अनुदित थे और 9 मौलिक नाटक। क्वेश्चन 53 को देखिए। पंत का महाकाव्य कौन सा है? पंत के महाकाव्य की बात हो रही है, तो यहाँ कौन सा इनका महाकाव्य है? लोकायतन इनका महाकाव्य है, और लोकायतन जो है इसकी रचना 1964 में होती है। पंत जी ने क्या किया था? लोकायतन को क्या कहा? लोक जीवन का महाकाव्य कहा है, और इस पर इन्हें सोवियत पुरस्कार मिला था। इनके अन्य जो प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं उनमें उच्छ्वास आता है, ग्रंथि, वीणा, पल्लव, गुंजन, स्वर्ण किरण, कला और बूढ़ा चांद, अतिमा, लोकायतन, चिदम्बरा, ये इनके जो है रचनाएं आती हैं इसमें। क्वेश्चन 54 को देखेंगे। क्वेश्चन 54, देवकीनंदन खत्री ने उपन्यासों के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य कहा है?
यानी कि देवकीनंदन खत्री के उपन्यासों के बारे में कौन सा कथन सत्य है, हमें बताना है। क्वेश्चन इसमें जो आंसर हमारा राइट बनता है वो बनता है कि इनके उपन्यास इतनी रोचकता है कि यह पाठकों को बांधने में समर्थ है। इसकी व्याख्या को देख लेंगे। देवकीनंदन खत्री के उपन्यासों में इतनी रोचकता है कि ये पाठकों को बांधने में समर्थ है। बाबू देवकीनंदन खत्री के खत्री हिंदी के प्रथम तिलस्मी लेखक थे और हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार में उनके उपन्यास चंद्रकांता का बहुत बड़ा योगदान रहा है। इस उपन्यास ने सबका मन मोह लिया। इस किताब के रसास्वादन के लिए कई गैर हिंदी भाषियों ने पहले हिंदी को सीखा। इस उपन्यास को पढ़ने के लिए उन्होंने पहले हिंदी को सीखा है। इनकी जो रचनाएं हैं चंद्रकांता, चंद्रकांता संतति, भूतनाथ, कुसुम कुमारी, वीरेंद्र वीर और काजर की कोठरी, नरेंद्र मोहिनी आदि। क्वेश्चन 55 में भारतेंदु जी ने किस नाट्य कीर्ति की रचना एक रात में की थी? एक रात में कौन सी कीर्ति की रचना की थी? अंधेर नगरी की थी। ठीक है, भारतेंदु जी ने अंधेर नगरी की जो रचना है वो एक रात में की थी और ये 6 अंकों में है। इसको ध्यान में रखेंगे कि इसमें कितने अंक हैं? 6 अंक हैं। इनका जो विवेकहीन और इन्होंने क्या किया था इस नाटक में, विवेकहीन और निरंकुश शासन व्यवस्था पर करारा व्यंग करते हुए उसे अपने ही कर्मों के द्वारा नष्ट होते हुए दिखाया और बनारस हिंदू नेशनल थिएटर के लिए एक ही दिन में इसकी इन्होंने रचना की थी। भारतेंदु जी अन्य नाटक जो लिखते हैं उसमें विशस्य विस्मय औषधम, विद्या सुंदर, नील देवी, भारत जननी और प्रेम जोगिनी, सत्य हरिश्चंद्र आते हैं। क्वेश्चन 56 को देखते हैं। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म जो है वो तलवंडी में हुआ था। इसकी व्याख्या को भी देख लेते हैं। गुरु नानक का जन्म रावी नदी के किनारे स्थित तलवंडी नामक गांव में कार्तिक पूर्णिमा को एक खत्री कुल में हुआ था। तलवंडी का जो नाम है वो आगे चलकर नानक के नाम पर ही ननकाना पड़ गया और गुरु नानक भक्ति काल की निर्गुण धारा की ज्ञानाश्रय शाखा से संबंध रखते थे। आचार्य शुक्ल जी लिखते हैं कि भक्ति भाव से पूर्ण होकर वे भजन गाया करते थे, उनका संग्रह ग्रंथ साहिब में किया गया है। क्वेश्चन 57 को देखते हैं। कौन सी रचना विश्वंभरनाथ शर्मा कौशिक की नहीं है? कौन सी इनकी रचना नहीं है? तो वो चंद्रकांता है। चंद्रकांता किसकी है? देवकीनंदन खत्री का उपन्यास है। बाकी यहाँ पर बिकारिणी, चित्रशाला और माँ जो है ये विश्वंभरनाथ कौशिक की रचनाएं हैं। यहाँ पर दी है ना, बिकारिणी, माँ और चित्रशाला, ये किसकी हैं? ये विश्वंभरनाथ कौशिक की रचनाएं हैं। आगे चलते हैं। हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचारे आज मिलकर ये समस्याएं सभी। किस कवि की ये पंक्तियां हैं? ये पंक्तियां मैथिली शरण गुप्त जी की हैं। मैथिली शरण गुप्त जी की कुछ अन्य रचनाएं हैं जैसे कि रंग में भंग 99 की रचना है, जयद्रथ वध आपकी 1910 का खंडकाव्य है, भारत भारती 1912 की है, पंचवटी 1925, झनकार जो है वो 1929, साकेत जो है 1931। अगर आपने इन रचनाओं का जो है टाइम पीरियड नहीं जानते हो तो आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, गुप्त जी ने स्वयं को कौटुंबिक कवि कहा है। स्वयं को कैसी संज्ञा दी है गुप्त जी ने? मैथिली शरण गुप्त ने कौटुंबिक कवि की संज्ञा दी है। क्वेश्चन 59 को देखिए। निम्न में से किस रचना को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है? ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है यहाँ पर किसे नहीं मिला है, किस रचनाकार को नहीं मिला है? रचनाकार की बात हो रही है तो यहाँ मैथिली शरण गुप्त होगा। इनको मैथिली शरण गुप्त को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला। अज्ञे को तो मिला है, अज्ञे को मिला है 1978 में। इनकी एक रचना थी कितनी नाव में कितनी बार, उसके लिए मिला। देखिए मैथिली शरण गुप्त को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला। भारत भारती 1912 की रचना है, पर राष्ट्रकवि सम्मान इनको मिला। साकेत 1931 की रचना है, इस पर इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार मिला। कितनी नाव में कितनी बार पर अज्ञे को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता है 1978 में। क्वेश्चन 60। चिरगांव झांसी किस कवि का जन्म स्थान है? तो ये मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म स्थान है। मैथिली शरण गुप्त का जो जन्म है चिरगांव झांसी में 3 अगस्त 1886 को हुआ था, जबकि डॉक्टर रामकुमार वर्मा का जन्म मध्य प्रदेश के सागर जिले में 15 सितंबर 1905 को हुआ और रामनरेश त्रिपाठी का जन्म सुल्तानपुर के कोयरीपुर ग्राम में 4 मार्च 1989 को हुआ। बालकृष्ण शर्मा नवीन का जन्म जो है वो मध्य प्रदेश के सुजालपुर जिला, शाजापुर जिला क्या था वहाँ का? शाजापुर समीप भयाना गांव में 8 दिसंबर को 1897 में हुआ। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर।
देखिए क्वेश्चन नंबर 60, निम्न वाक्य में कोष्टक में दिए गए पदों के परिचय वाला सही विकल्प चुनिए। सही विकल्प चुनना है और अपने गांव की मिट्टी छूने के लिए मैं तरस गया, ये बताना है किसका क्या है इसमें, मैं तरस गया। तरस गया यहाँ पर क्रिया विशेषण, अपने गांव की मिट्टी छूने के लिए मैं तरस गया, ये किसका काम कर रहा है, क्रिया विशेषण का। क्वेश्चन 62, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार क्रिया पदबंध का उचित विकल्प है। क्रिया पदबंध बताना है। अब कमरा खोला जा सकता है, अब कमरा खोला जा सकता है, तो यहाँ पर खोला जा सकता है जो है हमारा क्रिया पदबंध होगा। क्रिया पदबंध वह पदबंध है जो अनेक क्रिया पदों से मिलकर बना हो, उसी को हम क्रिया पदबंध कहते हैं। जैसे कि वह बाजार की ओर आया होगा, ठीक है, तो इसमें यहाँ क्या है हमारा, वह बाजार की ओर आया होगा, ये होगा आपका क्रियाबंध। ऐसे ही नेक्स्ट है, मुझे मोहन मुझे छत से दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है यहाँ पर क्रियाबंध होगा, दिखाई दे रहा है। सुरेश नदी में डूब गया है, तो नदी में डूब गया है, डूब गया है यहाँ पर क्या हो जाएगा, रेखांकित पद आपका, ये जो है आपका क्रियाबंध हो जाएगा, क्रियापद बंध। क्वेश्चन 63, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से बने शब्द का सही विकल्प नहीं है। यहाँ पर अभिजात जो है ये प्रत्यय से नहीं बना है, भारतीय आपका प्रत्यय से बना है, अभी उपसर्ग से बना है, अभिजात अभी उपसर्ग से बना है, बाकी आपका भारतीय है, बदलाव है या फिर स्थापित है, तो ये सारे आपके प्रत्यय से बने हैं। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए अभिजात भारतीय में क्या है, ये प्रत्यय लगा है, स्थापित में इत प्रत्यय लगा है और आपका बदलाव में आव प्रत्यय लगा है। क्वेश्चन 64 देखिए, सही विकल्प चुनकर वाक्य को हमें पूरा करना है और वाक्य से अलग रहने पर शब्द और वाक्य में प्रयुक्त हो जाने पर शब्द क्या कहलाता है, शब्द जो है वाक्य में प्रयुक्त हो जाने पर पद कहलाता है। ये आप डेफिनेशन देख सकते हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, यही बातें लिखी हुई है कि व्याकरणिक जो हमारा परिचय है, परिचय से तात्पर्य होता है कि वाक्य में उस पद की स्थिति बतलाना, उसका लिंग वचन और कारक तथा अन्य पदों के साथ में संबंध बतलाना होता है व्याकरणिक परिचय। और बाकी आपका शब्द जो है जब वे प्रयुक्त होते हैं वाक्य में तो वे शब्द पद कहलाते हैं। क्वेश्चन 65, निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार विशेषण के भेद का सही विकल्प हो। उनके पास पहनने के लिए कुछ भी कपड़े नहीं हैं, कुछ भी कपड़े नहीं हैं, तो यहाँ पर कैसा होगा, आपका परिणामवाचक होगा ये। क्वेश्चन देखते हैं अगला 66, निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्द का सही विलोम है। दाता का बताना है, दाता का क्या होता है, याचक होता है, दाता का देने वाला और मांगने वाला। देखिए दानव जो है, दानव का हो जाएगा मानव और देव विलोम शब्द, मानव भी होगा और देव भी होगा। देने वाला होता है लेने वाला, यानी कि दाता और याचक आपका। ऋतुज का होता है कुटिल और ऋजु का कुटिल होता है, रूपवान का होता है कुरूप। क्वेश्चन देखिए 67, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए समस्त पद के सही अधिकरण तत्पुरुष समास का विकल्प है। नगर निवास बताना है हमें यहाँ पर, और इसमें नगर में निवास करने वाला। अधिकरण तत्पुरुष का जो विभक्ति चिन्ह होता है, परसर्ग चिन्ह जो होता है वो होता है मेपे पर, तो यहाँ पर हो जाएगा नगर में निवास, नगर में जो निवास करता है ये अधिकरण तत्पुरुष के अंतर्गत आएगा। देखिए यहाँ देखिएगा आप, इसमें जो देखने वाली चीज़ है वो ये है कि तत्पुरुष समास के मुख्यतः 6 भेद होते हैं। कर्म तत्पुरुष, संप्रदान इसमें करण तत्पुरुष आता है, फिर संप्रदान तत्पुरुष, अपदान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। आपको ये याद रखना है विभक्ति चिन्हों के साथ कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान के लिए, अपदान से अलग होने के अर्थ में, संबंध का के की, और अधिकरण होता है मेपे पर। क्वेश्चन 68, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो समूहवाचक संज्ञा का विकल्प नहीं है। समूहवाचक का विकल्प नहीं है तो यहाँ पर भीड़ हो जाएगा। सही है, समूहवाचक संज्ञा का विकल्प सही है, सही में आंसर देना है तो भीड़ आपका हो जाएगा। बाकी आपका जो दूध है और मीठा है, आपका पर्वत है, ये समूहवाचक के अंतर्गत नहीं आते। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसकी व्याख्या में तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, चाहे तो आप देख सकते हैं।
व्यक्तिवाचक संज्ञा आप जैसे किसी का भी एक नाम होता है, राम है, गांधी जी है। जातिवाचक में आप मनुष्य, घर, पहाड़, नदी। भाववाचक में क्या होता है, जिसको हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, लंबाई है, बुढ़ापा है, नम्रता है, मिठास है, समझ है, चाल, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। भाववाचक के अंतर्गत समूह आपका सभा है, दल, गिरोह, गुच्छा, कुंज। और द्रव्यवाचक में आपके पदार्थ जैसी चीज़ें, जैसे कि आपका लोहा, सोना, चांदी, दूध, इस तरह की चीज़ें। क्वेश्चन 69 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए समस्त पद के बहुवीरी समास का सही विकल्प है। सही विकल्प क्या होगा यहाँ पर, यहाँ जो हमारा राइट आंसर होगा ये होगा असुंदर। सही विकल्प बताना है ना, कुरूप का, तो कुरूप का तो यही होता है। कुरूप का क्या होता है, असुंदर रूप वाला, जिसका रूप सुंदर नहीं है। कुरूप का होता है असुंदर रूप वाला। चलिए आगे देखते हैं। इसकी व्याख्या में तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको देखना हो, ठीक है, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है जो आप देखें। क्वेश्चन नंबर 70 को देखिएगा। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए समस्त पद का सही विकल्प है। सही बताना है। चार है पाए जिसके, चार पाए हैं जिसके, उसको क्या बोलते हैं, चारपाई बोलते हैं। चार है पाए जिसके विग्रह के सही समस्त पद का विकल्प चारपाई होगा। और ये बहुवीरी समास का उदाहरण है, ठीक है। समास में आए हुए पदों को छोड़कर जब किसी अन्य पद की प्रधानता हो तब वहाँ पर बहुवीरी, यानी कि किसी अन्य की प्रधानता होती है तो वहाँ क्या होता है, बहुवीरी समास होता है। दसानंद, दस है आनंद जिसके अर्थात रावण। सूल पाणी, सूल है पाणी हाथ में जिसके अर्थात शिव। कुरूप, कुत्सित है रूप जिसका, कुरूप का मतलब होता है कुत्सित है रूप जिसका या जिसका रूप सुंदर नहीं है। पीताम्बर है, पीत है अंबर जिसका अर्थात विष्णु। ये हो जाएंगे। क्वेश्चन 71। निम्न विकल्पों में से कोष्टक में दिए गए पद के परिचय वाला विकल्प हमें बताना है। तो यहाँ हो जाता है हमारा वीर राम ने सब राक्षसों का वध कर दिया। वीर राम ने सब राक्षसों का वध कर दिया। तो ये वीर यहाँ पर हमें कोष्टक में आया हुआ शब्द बताना है कि ये क्या है, ये विशेषण होता है, ठीक है। संज्ञा तथा स्वरनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या बोलते हैं, विशेषण कहते हैं। और विशेषण एक विकारी शब्द होता है जो हर हालत में संज्ञा तथा स्वरनाम की विशेषता बतलाता है। जैसे कि संज्ञा से अगर बात करते हैं पेटू, लोभी, पहाड़ी, क्रोधी। स्वरनाम में क्या आएगा आपका इतना, कितना। क्रिया से चलती गाड़ी, मुँह खाया मुँह, और फिर नृत्य करने वाली तरनी। इस तरह से व्यवहार की दृष्टि से विशेषण जो है वो विशेषण के चार भेद होते हैं। अगर बात करते हैं इसके भेदों की तो कितने होते हैं, चार भेद होते हैं विशेषण के। और ये चारों भेद हैं आपके गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण, स्वरनामिक विशेषण, जिसको हम संकेतवाचक विशेषण भी कह देते हैं। क्वेश्चन आता है 72 को देख लीजिए। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो उपसर्ग से बना सही विकल्प नहीं है। जो उपसर्ग से बना हुआ सही विकल्प नहीं है तो यहाँ हमारा मार्मिक जो है ये ठीक हो जाएगा। मार्मिक आपका ठीक हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर आपका मार्मिक होगा, क्योंकि मार्मिक शब्द उपसर्ग से बना सही विकल्प नहीं है। जबकि सुफल, वियोग में वी और सुफल में सु तथा लापरवाह में ला उपसर्ग लगा है, ठीक है। परवाह में क्या लगा दिया हमने, ला उपसर्ग लगा दिया तो लापरवाह बन गया। उपसर्ग शब्द शब्दांश या फिर अवयव को कहते हैं जो किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। और उपसर्गों की संख्या इस तरह निश्चित की गई है। संस्कृत में जो उपसर्ग हैं ये 22 होते हैं, याद रखेंगे। हिंदी में 10 होते हैं और उर्दू में उपसर्ग जो हैं वो 12 होते हैं। उर्दू में कितने उपसर्ग होते हैं, 12 होते हैं। संस्कृत में 22, हिंदी में 10 और उर्दू में 12। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, हिंदी और उर्दू के आप प्लस कर दीजिए, फिर आपके संस्कृत के आ जाएंगे। ऐसे भी आप याद रख सकते हैं इनको। अगले क्वेश्चन पर चलिएगा। क्वेश्चन 73। निम्न विकल्पों में से नीचे दिए गए शब्द का सही विलोम बताना है। अभ्यस्त का हमें बताना है, अनभ्यस्त होता है। क्वेश्चन 74। निम्न विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना है और यहाँ पर जो मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम का सही विकल्प है, मध्यम पुरुष का बताना है। मध्यम पुरुष आप सब हो जाएगा यहाँ पर, राइट आंसर आप सब। मैं और हम उत्तम पुरुष में, यह अन्य पुरुष में आता है।
यहाँ देख लीजिए, हिंदी में कुल 11 स्वरनाम होते हैं। मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। अगर स्वरनाम की बात करते हैं हिंदी में तो याद रखेंगे 11 होते हैं। स्वरनाम उस विकारी शब्द को कहते हैं जिसे संज्ञा के बदले प्रयोग किया जाता है। संज्ञा के बदले जिसका हम प्रयोग करते हैं वही विकारी शब्द हमारा क्या होता है, स्वरनाम कहलाता है। स्वरनाम जो है आपके कितने प्रकार के होते हैं, देखिए 6 प्रकार का होता है स्वरनाम आपका। पुरुषवाचक स्वरनाम, निजवाचक स्वरनाम, निश्चयवाचक स्वरनाम, अनिश्चयवाचक स्वरनाम, संबंधवाचक स्वरनाम और प्रश्नवाचक स्वरनाम। पुरुषवाचक स्वरनाम जो है ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक आपका उत्तम पुरुष, जिसको हम प्रथम पुरुष भी कह देते हैं, मध्यम पुरुष, और एक होता है आपका अन्य पुरुष। यहाँ पर जो उत्तम पुरुष है, मैं और हम इसके अंतर्गत आता है, यानी कि प्रथम पुरुष के अंतर्गत मैं और हम आता है। मध्यम पुरुष के अंतर्गत बात करते हैं तो तू, तुम, आप आ जाएंगे। बात करते हैं अन्य पुरुष की तो यहाँ पर वह, ये और वह, यह, वे हो जाएगा। वह, वे, यह, ये अन्य पुरुष के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन 75 को देखिएगा। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार सही विशेषण पदबंध का विकल्प हो। वृक्षों के घनी छाँव से हम बहुत कुछ सीख मिली है। हमें क्या मिली है, बहुत कुछ सीख मिली है वृक्षों की घनी छाँव से। तो यहाँ राइट आंसर जो हमारा बनेगा वृक्षों की घनी छाँव हो जाएगा हमारा राइट आंसर, क्योंकि हमें यहाँ पर विशेषण पदबंध बताना है। तो वृक्षों की घनी छाँव यहाँ विशेषण पदबंध हो जाएगा। क्वेश्चन देखिएगा 76। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य में आए क्रिया के भेद का सही विकल्प हो। योग करके वह टहलने जाएगी, यहाँ पर क्या होगा, पूर्वकालिक क्रिया है। योग करके जाएगी ना, तो कौन सी क्रिया आती है, पूर्वकालिक क्रिया आती है यहाँ पर। जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त हो जाता है तब पहली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। और जैसे उसने नहाकर भोजन किया, तो पहले वो नहा लिया, इसमें पूर्वकालिक क्रिया नहाना होगी। देखिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 77। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार सही संज्ञा पदबंध का विकल्प हो। 4 ताकतवर लोग उस अलमारी को उठा पाए। 4 ताकतवर लोग क्या कर पाए, उस अलमारी को उठा पाए। तो यहाँ पर हमारा 4 ताकतवर लोग राइट आंसर हो जाएगा। और ये रिपीटेड है, सेम आपका एग्जाम्पल भी यही आया था जब आपने संज्ञा पदबंध को बताया था। ठीक है, यही एग्जाम्पल आपको दिया गया था, रिपीटेड है ये क्वेश्चन आपका। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन 78। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार स्वरनाम के भेद का सही विकल्प हो। तो यहाँ पर आपको कोई परेशानी नहीं है। आपको क्या है, कोई परेशानी नहीं है। यहाँ आप बताना है आप क्या है, आप यहाँ पर निजवाचक का कार्य कर रहा है। प्रयोग के अनुसार स्वरनाम के 6 भेद होते हैं और 3 उपभेद होते हैं। 3 क्या होते हैं, उपभेद होते हैं, और 6 इसके भेद होते हैं। भेदों की बात करते हैं तो 6 लगाएंगे, उपभेद की बात करते हैं तो 3। ये मैं अभी बताया आपको, पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और आपका प्रश्नवाचक। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, आपके ये पुरुषवाचक के 3 उपभेद हो जाते हैं। निजवाचक स्वरनाम के रूप में आप आता है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। बाकी तो मैं आपको बता चुकी हूँ, यहाँ पर यही चीज़ें दी गई हैं, आप देख सकते हैं इनको। क्वेश्चन 79। निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्द के सही पर्यायवाची नहीं है। बेखबर यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। सही पर्यायवाची की बात करी जा रही है, जो नहीं है बेखबर हो जाएगा। बेखबर में जो अर्थ बताना है, पर्यायवाची का क्या अर्थ नहीं होने का, तो बेखबर को लापरवाह भी बोलते हैं, असावधान भी बोलते हैं, असावधान इसको बोलते हैं, और गालिफ भी बोलते हैं। लेकिन अर्थ यहाँ पर बेखबर का मतलब नहीं होता। बेखबर शब्द का सही जो पर्यायवाची शब्द है वो अर्थ नहीं है, जबकि लापरवाह, गालिफ और असावधान ये इसके होते हैं सही पर्यायवाची शब्द। क्वेश्चन 80 को देखेंगे। 80 की बात करते हैं, और यहाँ निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो अ उपसर्ग से बना सही शब्द है। अ उपसर्ग की बात कर रहे हैं सही शब्द की, तो यहाँ अतिथि होता है। तिथि में हम अ उपसर्ग को जोड़ देंगे तो अतिथि बन जाएगा राइट आंसर हमारा। और आगे देखिए यहाँ पर जो है
एक मिनट रुकिएगा, इसको मैं आगे लेके चलती हूँ व्याख्या पर, ये भी आप देख लीजिए। ए उपसर्ग से बना सही शब्द अतिथि है, और उपसर्ग से बने जो अन्य शब्द हैं वे भी मैं बता दूं आपको। जो जैसे आ उपसर्ग है, आपका आरक्त बनता है, आगम बनता है, आदान आचरण बनेगा, दुर और दुस से बनेगा आपका दुरावस्था, दुर्जन, दुराचार, दुगम। निर और निस से क्या बनता है? निर्वास, निराकरण, निर्दोष। कु का से क्या बनता है आपका? कुखेत, कुपात्र और कपूत। इस तरीके से क्वेश्चन 81 को देखिए। निम्न विकल्पों में से संयुक्त वाक्य को पहचानना है, और मैं बता चुकी हूँ आपको कि जहाँ पर इस तरह के योजक शब्द आ जाए वही आपका राइट आंसर होता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 82। निम्न विकल्पों में से आज्ञावाचक सब वाक्य के लिए सही विकल्प चुनिए। आज्ञावाचक वाक्य के लिए सही विकल्प चुनना है तो सब अपनी जगह पर बैठ जाइए। ये आज्ञा दी जा रही है कि सब अपनी जगह पर बैठ जाइए। यहाँ पर आज्ञावाचक ये विकल्प है आपका, ये राइट आंसर है आपका। ठीक है, आज्ञा अर्थक शब्द है ये, इसके अंतर्गत सारे ही। मैंने दूध नहीं पिया, ये आपका निषेधवाचक हो जाएगा। जहाँ नहीं आ जाए वहाँ क्या होता है? निषेधवाचक हो जाता है। वाह, भोजन बहुत स्वादिष्ट है, विस्मयवाचक वाक्य है। और ईश्वर सबका भला करे, ये इच्छावाचक है, ये इच्छा प्रकट की जा रही है। क्वेश्चन 83। निम्न विकल्पों में से संयुक्त वाक्य को पहचानिए। संयुक्त वाक्य पहचानना है हमें, कौन सा होगा? और अभी मैंने जैसे आपको ऊपर बताया कि योजक शब्द आप ढूंढ लीजिए तो आपको मिल जाएगा। बादल गरज रहे हैं और वर्षा हो रही है। यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है, इनको पर पकड़ बनाइए अपनी, बिल्कुल आएगा आपका यहाँ से जो वाक्य है। दो क्वेश्चन तो जरूर आएंगे। ठीक है, 2 से ज़्यादा आ जाते हैं उपभेद से, वाक्य के उपभेद से, और सरल संयुक्त और मिश्रित वाक्य से 10 क्वेश्चन के लगभग बन जाते हैं आपके हर एक एग्जाम में। नीचे दिए गए शब्द का सही संधि विच्छेद वाला विकल्प पहचानना है, संरक्षण बताना है हमें, और समधन रक्षण यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। समधन रक्षण, क्वेश्चन नंबर 84 का राइट आंसर आपने लगा लिया, समधन रक्षण हो जाएगा। चलिए इसकी व्याख्या को देख लेते हैं, देखिएगा। समधन रक्षण आपका राइट आंसर है। और यहाँ पर म के बाद किसी उपसर्ग, किसी भी वर्ग का अगर कोई अक्षर हो तो म के बदले अनुस्वार, माँ के बदले क्या हो जाता है? अनुस्वार हो जाता है, उसी वर्ग का अनुनासिक वर्ण बन जाता है। जैसे समधन कल्प की बात करते हैं तो संकल्प हो जाएगा, समधन पार्क की बात करते हैं तो संपर्क हो जाएगा, समधन क्रांति की बात करते हैं तो संक्रांति हो जाएगा, समधन तोष संतोष, और समधन ताप संताप, समधन पंच पम धन पंच, पम धन पंच को करेंगे हम पंचम। ठीक है, क्वेश्चन 85। निम्नलिखित वाक्य में उद्देश्य का सही विकल्प पहचानिए। आ गया ना उद्देश्य से क्वेश्चन। पड़ोस में रहने वाले शर्मा जी विदेश चले गए, तो यहाँ पर राइट आंसर जो होगा हमारा उद्देश्य क्या, कौन होगा हमारा? शर्मा जी। उद्देश्य हो जाएगा शर्मा जी हमारा। कर्ता जो होता है वो उद्देश्य कहलाता है। ठीक है, जो कुछ कहा जाता है और बाकी जो भी कुछ आपका यहाँ जिसके विषय में बात की जाती है, जो कर्ता होता है, जो कार्य को करता है, वही आपका उद्देश्य होगा। बाकी जितना भी आपका बचता है सेंटेंस वो आपका विधेय कहलाता है। क्वेश्चन 86 को देखिएगा। नीचे दिए गए शब्दों के सही संधि वाला विकल्प पहचानिए। निधन उत्साह का हमें बताना है, और निधन उत्साह का होता है निरुत्साह। क्या होगा राइट आंसर यहाँ पर? निरुत्साह। 87। नीचे दिए गए शब्द का सही संधि विच्छेद वाला विकल्प पहचानना है। सही संधि विच्छेद वाला विकल्प हमें यहाँ कौन सा होगा ये पहचानना है 87 में। तो यहाँ जो लोकेश हो जाएगा, लोकधन ईस, लोकेश बन जाता है लोकधन ईस से, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बाकी आप देखेंगे तो उपधन इंद्र का बनेगा उपेंद्र। इसमें आगे जो दिया गया है देखिए, ये हमारा जो है ना, ये गुण संधि का अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? गुण संधि के। ये मैंने आपको ट्रिक वाले वीडियो में बताया है कि जहाँ एक मात्रा या फिर आपकी 2 मात्रा बीच में हो तो ये गुण संधि के अंतर्गत आता है। ओ की मात्रा हो आपको शब्द के बीच में ऐसे मिल जाए और एक ही मात्रा मिल जाए तो वो गुण संधि का एग्जाम्पल होता है। अगर ये मात्रा 2 हो जाए तो वो वृद्धि संधि हो जाती है।
अगर मात्राएं एक के बजाय दो हो जाती हैं तो वहाँ पर वृद्धि संधि हो जाती है। आप लोगों ने अगर संधि का क्लास नहीं लिया है तो आप चैनल पर जाइए, वहाँ से संधि के क्लास को कीजिए। वो ट्रिक में मैंने आपको समझाई है, बहुत छोटी, एकदम एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए कि आप नहीं भूलोगे। जैसे ही आपके पेपर में क्वेश्चन आएगा आप उसको नहीं भूलोगे, तो आप उसको ज़रूर कीजिएगा। क्वेश्चन 88 को देखिए। निम्नलिखित वाक्य में विधेय का सही विकल्प हमें पहचाना है। शीला गाना गा रही है, गाना गा रही है आपका विधेय होगा, राइट आंसर हो जाएगा डी। और शीला क्या है यहाँ पर, ये उद्देश्य है। देखिए वाक्य जो है, मैं बताया आपको हर एक क्वेश्चन पेपर में कि वाक्य जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक होता है आपका उद्देश्य, एक होता है आपका उद्देश्य और एक होता है आपका विधेय। ठीक है, जो कर्ता होता है वो उद्देश्य का कार्य करता है और जो बाकी सेंटेंस में जो भी क्रम है, आपका क्रिया है, वो विधेय के अंतर्गत आ जाते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 93। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार विशेषण के भेद का सही विकल्प हो। अभिमानी में बताना है हमें, और व्यक्ति का घमंड जरूर टूटता है। अभिमानी में क्या होता है, व्यक्ति का घमंड जरूर टूटता है। अभिमानी बताना है यहाँ पर, तो ये गुण हो जाएगा, ये उसका व्यक्ति का गुण है। देखिए अभिमानी व्यक्ति जो है उसका घमंड जरूर टूटता है वाक्य में गुणवाचक विशेषण है, और जिन गुणों से पदार्थ के गुण, रंग, रूप, आकार, दशा या फिर अवस्था आदि का बोध होता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। व्यवहार की दृष्टि से विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण और स्वर्णामिक विशेषण। क्वेश्चन 94। निम्न विकल्पों में से मिश्र वाक्य को पहचानिए। मिश्र वाक्य को पहचानना है निम्नलिखित विकल्पों में से, तो यहाँ मिश्र वाक्य हमारा क्या हो जाएगा, जब पहले वाक्य पर दूसरा वाक्य आश्रित होता है वही मिश्र होता है। यदि आप अपना कमरा साफ नहीं करेंगे तो माँ से डांट पड़ेगी। ठीक है, साफ कर देंगे तो डांट नहीं पड़ेगी। दोनों वाक्य एक दूसरे पर निर्भर हैं। चलिएगा आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। यहाँ पर देख लीजिए, ये देख लीजिए आप, यहाँ देखते हुए चलिएगा ये चीज़ें कि रचना के अनुसार वाक्य के भेद 3 होते हैं। कौन कौन से, साधारण वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। ये मैंने पहले बताया भी है आपको। अर्थ के आधार पर अगर हम बात करते हैं तो वाक्य के कितने भेद होते हैं, 8। विधिवाचक, विस्मयवाचक, निषेधवाचक, संदेहवाचक, आज्ञावाचक, इच्छावाचक, प्रसन्नवाचक, संकेतवाचक। ये आप नोट कर लीजिए, ये आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और यहाँ से ज़्यादा डीपली क्वेश्चन नहीं आते, बस इतने ही आते हैं। अर्थ के आधार पर पूछ लेगा वाक्य कितने होते हैं, रचना के आधार पर पूछ लेंगे, या फिर आपको रचना के आधार पर ये जो 3 पार्ट्स दिए हैं, साधारण, मिश्र और संयुक्त वाक्य, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। यहाँ से बहुत कम बनता है, यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है वो बहुत कम बनता है। बस यहाँ से यही पूछेगा कि अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। 95 क्वेश्चन को देखिएगा। निम्नलिखित वाक्य के अनुसार संज्ञा उपवाक्य का विकल्प बताइए। दीपक ने कहा कि वह कल नहीं आ सकता। दीपक ने क्या कहा कि वह कल नहीं आ सकता, और यहाँ हमें संज्ञा उपवाक्य बताना है। तो संज्ञा उपवाक्य जो होगा वह कल नहीं आ सकता, ये होगा। आगे चलते हैं। आश्रित उपवाक्य संज्ञा की तरह होते हैं, और ये जो वाक्य हैं ये संज्ञा उपवाक्य, इन्हें ही हम संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। संज्ञा उपवाक्य की पहचान ये होती है कि वाक्य के पूर्व की लगा होता है। वाक्य के पूर्व में क्या होता है, की होता है। देखिए ये संज्ञा उपवाक्य है आपका कि वह कल नहीं आ सकता, तो यहाँ पर क्या लगा है आपका, की लगा है। जैसे मैं नहीं जानता कि, मैं नहीं जानता कि आ गया ना आपका, वह कहाँ है, मैं नहीं जानता, ये बात। वाक्य में कहाँ है संज्ञा उपवाक्य है। उपवाक्य 3 प्रकार के होते हैं, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया उपवाक्य। यहाँ से तो जरूर क्वेश्चन बनता है, यहाँ से तो आपका 100% क्वेश्चन बनता है। ठीक है, आप इसको बिल्कुल याद रखेंगे कैसे कैसे हैं। की आएगा संज्ञा उपवाक्य से पहले, और ये विशेषण वाले, क्रिया वाले तो मैं प्रीवियस ईयर की जो क्वेश्चंस कराए हैं ना आपको, वहाँ पे बहुत बताया है। चलिए 96 क्वेश्चन को देखते हैं, और आज हम 100 क्वेश्चन तक ही करेंगे। बाकी के जो क्वेश्चन है वो आगे करेंगे, क्योंकि क्लास भी काफ़ी लंबा हो जाता है, तो एक दिन आपको भी रिलीफ मिलना चाहिए कि छोटा क्लास है थोड़ा। नीचे दिए गए शब्द में प्रयुक्त संधि के भेद का सही विकल्प चुनिए।
अत्यंत हमें बताना है, संधि के भेद का बताना है, विकल्प कौन सा होगा, तो ये यण संधि का उदाहरण होगा। अति धन अंत होगा इसका, और जहाँ पर यण संधि होती है वहाँ ई को यह होता है, यहाँ पर भी ई को यह हो रहा है, अति धन अंत होगा, अति धन अंत। ठीक है, ई को क्या हो रहा है, ई के बाद कोई भी असमान स्वर आता है तो ई को य हो जाता है, ई को क्या ये, और ये जो तय है ना ये आधा तरीके से इसमें चिपक जाता है, आधा बन के इसके साथ चिपक जाता है, तो वहाँ पर क्या होता है, इस तरीके से अगर आपको देखने को मिलता है तो यण संधि का उदाहरण होगा। देखिए, जब ई उ री के बाद में कोई भी भिन्न स्वर आता है तो क्रमशः य व और रे हो जाता है, यण संधि कहते हैं। जैसे कि इति धन अर्थ इत्यार्थ, ई और अ मिलकर क्या बनाते हैं, या बनाते हैं, ई और ए मिलकर क्या बनाते हैं, या बनाते हैं। अति धन आचार को अत्याचार बोलेंगे, ई धन आ या बन जाएगा। अति धन उत्तम को अति उत्तम कहेंगे, ई उ मिलकर यू बन जाता है, यू यहाँ पर बना है, देखिए ध्यान से। और मनोधन अंतर बन के क्या बनता है, मनवंतर बनता है। उधन, जब उधन ए मिलता है तो वह बनता है। अगर ई के साथ किसी भी असमान स्वर की मैचिंग होती है तो या बनेगा, और अगर उ के साथ में होती है तो वह बनेगा। ठीक है, ये मैं बता चुकी हूँ आपको, कई बार मैंने आपको बताया है। मधु अरी में मधवरी होता है और उ के साथ में ए मिला तो यहाँ पर वह बन जाता है। क्वेश्चन 97 को देखते हैं। निम्नलिखित वाक्य में विधेय का सही विकल्प पहचानिए। तो घोड़ा तेज दौड़ रहा है, घोड़ा तेज दौड़ रहा है, यहाँ पर जो हमारा तेज दौड़ रहा है ये विधेय होगा, बाकी घोड़ा जो है आपका वो उद्देश्य का कार्य कर रहा है। 98 क्वेश्चन को देखिएगा। निम्नलिखित वाक्य में कोष्ठक में दिए गए उपवाक्य का नाम बताना है। जहाँ तुम रहते हो मैं भी वहीं रहता हूँ, जहाँ तुम रहते हो मैं भी वहीं रहता हूँ, यहाँ पर जो हमारा आंसर बनता है वो बनता है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक क्रिया विशेषण उपवाक्य से ये लिया गया है, और यहाँ जो उपवाक्य है वो क्रिया विशेषण की तरह व्यवहित होता है, और इसी को हम क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। जहाँ, जब, जिधर, ज्यों, यद्यपि, यद्यपि इस तरह के शब्दों का प्रयोग इसमें होता है। जैसे जहाँ आया आपका, यहाँ पे यद्यपि भी हो सकता था, जब भी हो सकता था, जिधर भी हो सकता था, जो, यद्यपि इस तरह के शब्द अगर आ जाते तो क्या होता, आ जाते हैं तब क्या होता है, तब वहाँ पर उपवाक्य बनता है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, इसके द्वारा हम समय, स्थान, कारण, उद्देश्य, फल, अवस्था और समानता आदि के बारे में बोध करते हैं। देखिएगा आगे हम देख लेते हैं कि उपवाक्य कितने प्रकार के होते हैं। उपवाक्य जो है ये 3 प्रकार के होते हैं, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य। ठीक है, और क्वेश्चन 99 को देखते हैं। ये चीज़ें तो मैं आपको यहाँ पर देखिए जो ये दिया है इसकी व्याख्या ये मैं बता चुकी हूँ आपको, कई बार मैंने बताई तो मैंने इस बार भी बता दिया आपको। क्वेश्चन 99 को देखते हैं। 99 क्वेश्चन को, निम्नलिखित में से कोष्ठक में दिए गए उपवाक्य का नाम बताना है। कोष्ठक में दिया गया जो उपवाक्य है उसका नाम बताना है। वही इनाम पाएगा जो अच्छा कार्य करेगा। ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। वही जो बच्चे रेगुलर क्लास देख रहे हैं उनको समझ आ गया होगा कि ये रिपीटेड है, पूछा गया क्वेश्चन है आपका। वही इनाम पाएगा जो अच्छा कार्य करेगा। तो यहाँ पर विशेषण उपवाक्य होगा। ये कैसा उपवाक्य होगा? विशेषण उपवाक्य होगा। जो आश्रित उपवाक्य विशेषण की तरह से होता है उसी को हम विशेषण उपवाक्य कहते हैं। जो आश्रित होता है, वाक्य आश्रित है ये इस पर, पहले वाले पर, इनाम वही पाएगा। कौन पाएगा भाई? जो अच्छा कार्य करेगा। तो ये आश्रित हुआ, और आश्रित उपवाक्य को ही हम क्या बोलते हैं? विशेषण उपवाक्य कहते हैं। क्वेश्चन 100 को देख लीजिए। आज हम 100 तक ही करेंगे, बाकी 101 से हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, नहीं तो आपका जो क्लास है वो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ठीक है, ये तो मैंने बता दिया आपको जो जैसा जितना इत्यादि शब्दों का इसमें प्रयोग होता है। क्वेश्चन 100 एंड लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। नीचे दिए गए शब्दों का सही संधि वाला विकल्प पहचानना है। यहाँ पर प्रमोज मिलेगा आपको, प्रमोज, और प्रमोज में प्रमधन ओज बनता है। संधि विच्छेद अगर आप प्रमोज का करते हैं तो प्रमधन ओज बन जाएगा।
जब ए अथवा आ के बाद में ए ऐ आए तब दोनों के स्थान पर ए, और जब ओ अथवा औ आए तब दोनों के स्थान पर औ हो जाता है। जैसे तत्रधन एव तत्रेव हो जाएगा। ए के बाद क्या आया? ए आया तो क्या बना? ऐ। सदाधन एव, सदा के बाद आया ए तो क्या बना? हमारा ऐ। महाधन ओदर्य, महो ओदर्य, आ के बाद आया औ तो क्या बना? हमारा औ। क्वेश्चन जो हमारा 101 है बेटा, इसको हम कल वाली क्लास में करेंगे। आज की क्लास अगर आपको पसंद आई है तो इसको लाइक शेयर करना मत भूलिए, ठीक है। चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ये क्लासेस आगे मिलती रहे। आज की क्लास पर मैं पार्ट 2 डाल दूँगी, तो आप इसको पार्ट 2 के हिसाब से ही करना। ये पेपर आपको 3 या फिर 4 पार्ट्स में डिवाइड होगा, क्योंकि इसी पेपर के अभी हमारे जो हैं 100 क्वेश्चंस बचते हैं। इस पेपर के हमारे अभी 100 क्वेश्चंस बचे हुए हैं। आज हमने इस पेपर के पीजीटी के 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। व्याख्या में है तो क्लास लंबा हो जाता है, और फिर एक ही क्लास में अगर इसको किया जाए तो आप लोग क्लास नहीं देखेंगे, ठीक है। तो मैं इसको फिर कम कम करके ही करवा रही हूँ। कम कम क्वेश्चन कर लेंगे थोड़े थोड़े करके, तो वे पूरे हो जाएंगे फिर हमारे। और अगर आप कोई गृहिणी हैं या फिर वर्किंग है, या आप कोई भी स्टूडेंट हमारा बॉयज़ हो या फिर गर्ल, अगर वो वर्क भी करता है, आप ईयरफोन लगाकर इसको, अगर आप फ्री नहीं हैं, लेटे हुए हैं, तब भी ईयरफोन लगाकर सुनिएगा क्लास को। 1 से 2 बार सुनेंगे तो आपकी पकड़ बनने लगेगी इन क्वेश्चंस पर। मैंने सीक्वेंस में आपको कराए हैं, थ्योरी आपने काफ़ी ज़्यादा कर ली होगी, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर क्वेश्चंस की सीरीज चलाई है, जिससे कि आपकी इन पर भी क्वेश्चन पर पकड़ बने। आप चाहें तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसी तरीके से जैसे ये वाला पेपर मैंने व्याख्या के साथ कराया, आपको एक बार और रिवाइज में इन पेपर्स को करा दूंगी, लेकिन फिर मैं जब इनको कराऊंगी तो फिर पूरे डिटेल में कराऊंगी। एक क्वेश्चन पेपर हमारा 2 बार में होगा, करीब करीब कोशिश करेंगे उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करने की, क्योंकि व्याख्या भी करेंगे तो फिर लेंथी हो जाता है पेपर। 1.5 से 2 घंटे के आसपास की हो जाएगी हमारी एक क्लास, लेकिन वहाँ पर भी हमारे 100 ही क्वेश्चन के लगभग कंप्लीट हो पाएंगे। लेकिन हाँ, ये अगर हम व्याख्या के साथ में देखते हैं तो इससे हमें एक फ़ायदा मिलता है। फ़ायदा ये होता है कि एक पेपर को करते करते हम पूरे सिलेबस में घूम जाते हैं। जितना भी हमारा सिलेबस होता है, वो चाहे आपका साहित्य हो या फिर आपका व्याकरण हो या फिर आपका भाषा विज्ञान, काव्यशास्त्र, किसी से भी रिलेटेड हो, चाहे रचनाओं से रिलेटेड हो या साहित्यकारों से, इतिहासकारों से रिलेटेड हो, तो कुछ भी आपका हो, आदिकाल हो, भक्ति काल हो या फिर आपके लघु विधाएँ हों, यहाँ आप जब एक पेपर सेट को व्याख्या के तरीके से करते हैं तो वहाँ पर भी आप पूरा डिटेल में ही करते हैं, और पूरे पेपर का आपका ऐसा लगता है कि रिवाइज़ होता जा रहा है, ठीक है। जो चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ चीज़ें इसमें कि आपको रिवाइज़ नहीं है, कुछ नया देखने को मिलेगा, और कुछ आपका पुराना जो आपका रिपीट करते हैं, आप जिसको रिवाइज़ करते हैं, वो आपका कंठस्थ होता जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि पेपर को इस तरीके से कराने के बाद मैं टीजीटी पहले कंप्लीट कराऊंगी, यहाँ पर टीजीटी जैसे ही मेरा कंप्लीट होता है 2021 का, उसके बाद अगर आप चाहें तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर देना, मैं व्याख्या के साथ भी आपको सारे पेपर करा सकती हूँ, ठीक है। इस तरीके से आप अच्छा भी लग रहा होगा, आपको क्लास पसंद आया हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। उम्मीद करूँगी मैं आप ज़रूर लाइक करेंगे, ठीक है। और अगर आपको मेरी मेहनत भी अच्छी लग रही हो तो चैनल को अपने सब्सक्राइब रखिएगा, इसको ज़रूर। नए स्टूडेंट हैं तो बिल्कुल कर लीजिए आप, आपको ये क्लासेस मिलती रहेंगी। चलिए फिर आपसे मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 वाली क्लास हम कल लेकर आएंगे यहाँ से इसको, और तब तक के लिए बाय बाय।